my dear friends and my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So, once again, I welcome you to all in this class. Today, we are going to solve the paper, sample paper of class 4, and the subject is EVS. So, in this class, we are going to solve the paper, and the timing will be 1 hour 30 minutes, and you have to write your name and your section and row number, and you will write the date also. सो ये PT1 का पेपर है. ये इट इज़ जस्ट सैम्पल पेपर, नॉट एनी ओरिजिनल पेपर. ये कोई ओरिजिनल पेपर नहीं है, सैम्पल पेपर है. ऑन बिहाफ ऑफ दिस सैम्पल पेपर आप जो है थोड़ा सा एस्टिमेट लगा पाएंगे, अनुमान लगा पाएंगे कि आपके PT1 में किस तरीके के क्वेश्चन आंसर पूछने जाने वाले हैं. जब आप इस वीडियो को देख लेंगे, पूरा देख लेंगे, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, और जो है आप कमेंट करना भी ना भूलें. तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ. और पेपर में जो है कॉम्पिटेंसी जो होंगी इस तरीके से होंगी कि पहले आपको ऑब्जर्वेशन और रिपोर्टिंग के 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे. इसके बाद आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और जो है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट जो होगा कॉम्पिटेंसी, उसके भी 10 क्वेश्चन होंगे, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. तो टोटल इस तरीके से 30 क्वेश्चन होंगे. इसी में ही आपको ओरल मार्क्स भी देने हैं 10 मार्क्स जो है 10 में से. तो इस तरीके से आपका पेपर जो है 40 मार्क्स का हो जाएगा. यहाँ पर इन्विजिलेटर के साइन करवाने हैं आप लोगों को. यहाँ पर इवेलुएटर जो पेपर चेक करेगा उसके साइन होंगे. तो यहाँ पर पेपर में 10 क्वेश्चन हैं, 3 पार्ट में दिए गए हैं, और ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है. कंपलसरी का मतलब होता है कि आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग में इसमें जो क्या होता है बच्चों, इसमें ऑब्जर्वेशन में जो है आपको पिक्चर को देखना होता है. पिक्चर देखनी है और फिर उनके बारे में लिखना है, ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को, और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है तो आपने इनमें लिखना है. 10 मार्क्स के हैं. क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या कहा है कि पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और पिक्चर को देखने के बाद में आपने जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है कि पिक्चर जो है किस से रिलेटेड है. सो चलिए लेट स्टार्ट. फर्स्ट पिक्चर को इफ़ यू सी, तो ये जो पिक्चर दी गई है ये जो है फर्स्ट चैप्टर जो हमारा EVS का है उसी में से संबंधित है. तो फर्स्ट पिक्चर अब ये यदि हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये इसका आंसर हो जाएगा. आंसर विल बी कैमल कार्ट. तो आंसर आप सभी क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैमल कार्ट. नाउ टर्न गोज टू सेकंड पिक्चर. सेकंड पिक्चर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने जो है PT1 के सिलेबस में किसी लेसन में ट्रेन से संबंधित, रेलवे स्टेशन से संबंधित, रेलवे प्लेटफॉर्म से संबंधित आप लोगों ने पढ़ाई है. तो जो पिक्चर है ये रेलवे स्टेशन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप रेलवे प्लेटफॉर्म भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट पिक्चर, थर्ड पिक्चर जो है, ये थर्ड पिक्चर में आप देख पाएंगे कि यहाँ लद्दाख लिखा हुआ है, और लद्दाख में जो ये इस तरीके से जो है एक जो है विशेष प्रकार का टूल जो है बच्चे स्कूल जाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसका नाम है, जो लद्दाख के बच्चे स्कूल जाने के लिए, नदी पार करने के लिए वहाँ के लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ ट्रॉली. तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉली. पिक्चर के नीचे ही हम यहाँ पर ट्रॉली लिख देंगे. नाउ फोर्थ पिक्चर में आप देख पाएंगे कि जो है यहाँ पर एक ब्रिज दिया गया है, और आपने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है कि बैम्बू ब्रिज और जो है सीमेंट ब्रिज. तो यहाँ पर जो दिया गया है ये बैम्बू ब्रिज नहीं है, ये सीमेंट से बना हुआ एक ब्रिज है, तो हम यहाँ पर सीमेंट ब्रिज लिख देंगे. नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर फिफ्थ पिक्चर आगे. फिफ्थ पिक्चर है ये जो है दिखा रही है कि जो बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल जाने के लिए ये नदी को पार करने के लिए एक विशेष प्रकार की एक बोट है, वुडन बोट है, जिसको मलयालम में वेलम कहते हैं. वेलम जो है मलयालम लैंग्वेज का ही एक जो है वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल वुडन बोट. यहाँ पर हम वेलम लिख देंगे. एंड सिक्स्थ पिक्चर जो है
वो हमारे नेशनल जो एनिमल है टाइगर उसकी है, तो हम यहाँ पर नीचे टाइगर लिख देंगे। नेक्स्ट पिक्चर जो है एज यू कैन सी, यहाँ पर एक भैंस है, भैंस को हम जो है इंग्लिश में बफेलो बोलते हैं, तो यहाँ पर हम बफेलो लिख देंगे। देन आफ्टर लास्ट पिक्चर इज जो है यू कैन सी, जो है आपकी बुक में एक ऐसा पेड़ दिया गया है जो कि ओनली एंड ओनली वी कैन सी इन राजस्थान ओनली। तो ये जगह है, स्पेशल फेमस जगह आई है एक जगह पर, जिसका जिक्र हमारी ईवीएस की किताब में आया है 4th चैप्टर में। तो द नेम ऑफ द ट्री इज़ खेजड़ी। यहाँ पर हम खेजड़ी की स्पेलिंग लिख देंगे। तो ये सब पिक्चर थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी जो फर्स्ट पार्ट जो है उसी का सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड। हमने यहाँ पर जो ये ब्लैंक दिए गए हैं इनको फिल करना है अपनी तरफ से करेक्ट वर्ड सोचकर। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन डैश ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। तो यहाँ पर ये बताना है, ट्विग्स का मतलब होता है टहनियाँ, छोटी छोटी टहनी, छोटी छोटी टहनी। आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ पौधों पर की जो टहनियाँ होती है, बड़ी नहीं, छोटी छोटी जो कच्ची कच्ची होती हैं, जिन पर हरे हरे बिल्कुल नए नए पत्ते होते हैं, उन्हीं को ही जो है ट्विग्स बोला गया। और लीव्स मतलब पत्तियाँ। तो एक जो हाथी है, बेबी एलिफेंट नहीं, जो मतलब अच्छा बड़ा हाथी है, वो कितने जो है लीव्स खा सकता है, टहनियाँ खा सकता है। तो हमारी बुक में जो नंदू वाला चैप्टर है उसी में ही एक जगह आया था कि यहाँ पर 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा जो है पत्तियाँ खा सकता है। नेक्स्ट इज यूजुअली वी कैन नॉट सी द होल्स यूज्ड फॉर हियरिंग बाय अ बर्ड। दैट मीन्स कि हम यूजुअली प्राय हम जो है बर्ड्स जो है उनके जो होल्स हैं, कान हैं, कान एक्चुअली हमारे दिखते हैं बच्चों, ह्यूमन बींग के दिखते हैं, लेकिन बर्ड्स में भी कान होते हैं, होल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनके थ्रू वो आवाज़ सुनते हैं, बट हम उनको देख नहीं सकते। क्यों? कारण है बिकॉज दे आर कवर्ड बाय। तो जो पक्षी हैं उनके जो होल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं। एक जगह लेसन में आया था, तो उसमें आएगा फीदर। फीदर मतलब जो पंख होते हैं पक्षियों के, वो होल्स उनसे ढके होते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लैंक में लिख देंगे कवर्ड बाय फीदर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फीदर्स यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इज, यहाँ तक पूरा हो गया है जो है ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन। नाउ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या दिया गया है? क्लासिफिकेशन करना है, साथ के साथ में आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, देन हमें लिखना है आंसर। क्वेश्चन 3, पिक द राइट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें जो है राइट वर्ड्स को चुनना है और सेंटेंसेस को फिल करना है। तो यहाँ पर पहला जो सेंटेंस दिया गया है, एलिफेंट्स लीव इन। तो एलिफेंट्स जो है कहाँ रहते हैं? तो मतलब एलिफेंट किस तरीके से रहना पसंद करते हैं, यहाँ से ऊपर से ही हमने सेलेक्ट करना है। कोझिकोड, हार्ड, वेडिंग, स्ट्रिप्स। तो एज यू नो कि जो एलिफेंट है वो कभी भी अकेला नहीं पाएगा, उसके साथ में आपने देखा पढ़ा है बुक में कि एलिफेंट्स जो है एक ग्रुप में रहते हैं, और ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को हम क्या कहते हैं? सो आंसर विल बी हर्ड। तो हम हर्ड को यहाँ पर भर देंगे HERD। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिफेंट्स लीव इन हर्ड, जो समूह में रहते हैं। नेक्स्ट इज, टाइगर हैज़ डैश ऑन इट्स बॉडी। टाइगर की बॉडी पर क्या होते हैं? टाइगर की बॉडी पे हमें पता है कि टाइगर की बॉडी पर ब्राउन ब्राउन या फिर डार्क ब्लैक जो है ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, आप सभी ने देखा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा स्ट्रिप्स। थर्ड इज, पीपल लव टू डांस एंड यू सिंग एट अ डैश सेरेमनी। लोग डांस और गाना कब गाते हैं? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा वेडिंग दे रखा है, तो हम वेडिंग यहाँ पर लिख देंगे, वेडिंग, वेडिंग सेरेमनी। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल लव टू डांस एंड सिंग एट अ
वेडिंग सेरेमनी जो शादी विवाह के समारोह होते हैं उसमें लोग नाचना और गाना पसंद करते हैं। डैश इज इन द स्टेट ऑफ केरला, कोझिकोड। लास्ट हमारा क्या बच गया, कोझिकोड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोझिकोड, कोझिकोड इज इन द स्टेट ऑफ केरला। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। अभी हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। हनी बी सक्स फ्रॉम द फ्लावर्स। हनी बी जो है फ्लावर से क्या सक करती, सक का मतलब होता है यहाँ पर चूसना, सक मतलब चूसना। तो जो हनी बी है, जो मधुमक्खी है, वो फ्लावर से क्या सक करती है, तो आंसर विल बी नेक्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नेक्टर। नेक्टर जो है सक करती है। नेक्स्ट इज एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू एजुकेशन अप टू क्लास। यहाँ पर भरना हमें कि कौन सी क्लास तक हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो हमने ये भी हमने पढ़ा था हमारी ईवीएस की बुक में, एक जगह पर छोटे से कॉलम में राइट टू एजुकेशन के बारे में, शिक्षा का अधिकार के बारे में आया था। तो उसमें ये दिया गया था कि हर बच्चे को 8वीं तक जो है गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि हर बच्चा 8वीं तक फ्री जो है और कंपलसरी एजुकेशन फ्री भी होगी। एजुकेशन कैसी, फ्री होगी और सभी के लिए जो 8वीं तक कंपलसरी एजुकेशन होगी, सभी को 8वीं तक पढ़ना ही पड़ेगा। तो आंसर विल बी 8th क्लास। यहाँ पर हम लिख देंगे 8th क्लास। नेक्स्ट, क्लासीफाई द गिवन एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। हमें जो नीचे कुछ एनिमल्स और जो है बर्ड्स दिए गए हैं, इनको क्लासीफाई करना है 2 ग्रुप में। अब 2 ग्रुप कौन कौन से, फर्स्ट ग्रुप जो होगा उसमें लिखना है उन एनिमल्स या बर्ड्स के नाम लिखने हैं हैज़ हेयर ऑन स्किन, जिनकी स्किन पर हेयर हैं। और सेकंड इज हैज़ फीदर ऑन स्किन, जिनके स्किन पर फीदर, फीदर का मतलब होता है पंख, फीदर्स का मतलब होता है पंख है। तो यहाँ पर बताना है। फर्स्ट इज एलिफेंट। एलिफेंट एज यू नो, एलिफेंट तो जो है उसकी बॉडी पर स्किन पर हेयर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट हो गया। नाउ क्रो, क्रो हमने देखा ही है, क्रो के तो जो स्किन पर पंख होते हैं, फीदर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्रो। स्पैरो, स्पैरो पर भी जो है हम लिख देंगे SPARROW। तो स्पैरो पर भी जो स्किन है, बॉडी है, उस पर पंख होते हैं। पिग, पिग जो होता है, पिग पर दो हम यहाँ लिखेंगे कि पिग के बॉडी स्किन पर जो है हेयर होते हैं ना। नेक्स्ट इज नाउ फॉक्स, फॉक्स भी यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट इज पीजन, पीजन में हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा पीजन के जो पीजन बर्ड है उसकी स्किन पर जो है हेयर नहीं, फीदर्स होते हैं। तो ये इस ग्रुप में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट में क्या दिया गया 6th क्वेश्चन में, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। यहाँ पर कुछ टर्म दी गई हैं, इन टर्म को यहाँ इन स्टेटमेंट के साथ मैच करना है। सो फर्स्ट इज खेजड़ी। खेजड़ी जो है, खेजड़ी ट्री है। खेजड़ी क्या है, एक ट्री है जो हमें कहाँ मिलता है, जोधपुर राजस्थान में मिलता है। और जो है बिश्नोई सोसाइटी के लिए ये जो खेजड़ी ट्री है, ये एक जो है पूजनीय, पूजने के लायक जो पौधे होते हैं, उन जो बिश्नोई समाज है, ये इस खेजड़ी ट्री को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है। तो यहाँ पर खेजड़ी को हम जोधपुर के साथ मिला देंगे। नेक्स्ट इज बैम्बू ब्रिज। बैम्बू ब्रिज को देख लेते हैं पहले। बैम्बू ब्रिज जो है कहाँ पाए जाते हैं, एज यू नो कि बैम्बू ब्रिज जो है आप यू कैन सी इन आसाम और जो है इन नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट नहीं दिया गया है, आसाम दिया गया है, तो हम आसाम के साथ मिला देंगे। नेक्स्ट इज एलिफेंट। एलिफेंट को हम मिलाएंगे ओल्डेस्ट मेंबर इज द लीडर। एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है, वो उस ग्रुप में जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होगा वही उस ग्रुप का लीडर होगा। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, अब एक ही बच गया है, क्रोकोडाइल यहाँ बच गया है, एक यहाँ पर बच गया स्टेटमेंट, तो इन दोनों को मिला देंगे। क्रोकोडाइल हैव होल्स लाइक ईयर्स। जो क्रोकोडाइल होता है उस जो उसमें क्रोकोडाइल की जो बॉडी है उसमें ईयर्स होते हैं, बट वो लाइक होल्स, होल्स की तरह से होते हैं।
तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप भी अपने जो सैम्पल पेपर में इसी तरीके से, या जो ओरिजिनल पेपर होगा यदि उसमें आता है तो इसी तरीके से आप भी मिलाएंगे। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में पहला क्वेश्चन है, हाउ इज सीमेंट ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज। दैट मीन्स कि जो बैम्बू ब्रिज है वो, सॉरी, सीमेंट ब्रिज है वो बैम्बू ब्रिज से अलग क्यों होता है, डिफरेंट क्यों है। तो हमें पता ही है बच्चों की जो सीमेंट वाला ब्रिज होता है वो, उसको बनाने के लिए वी हैव टू यूज़ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड और अदर मटेरियल्स लाइक सैंड हो गया, कंक्रीट हो गया, वो सब चाहिए। बट बैम्बू ब्रिज को बनाने के लिए हमें बैम्बू चाहिए और रोप चाहिए, ठीक है, और भाई कुछ छोटे मोटे पोल्स भी चाहिए, पोल भी मोटे मोटे चाहिए जिनसे कि हम बैम्बू स्टिक को बांध सके। तो इस तरीके का कुछ आंसर लिखना है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, अ सीमेंट ब्रिज इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स, बट अ बैम्बू ब्रिज इज मेड ऑफ बैम्बू स्टिक्स, रोप्स एंड पोल्स। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं, अ सीमेंट ब्रिज इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स, बट अ बैम्बू ब्रिज इज मेड ऑफ बैम्बू स्टिक्स, रोप्स एंड पोल्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, वाई इज कैमल कार्ट यूज इन डेजर्ट। जो डेजर्ट, डेजर्ट मतलब जहाँ पर रेत ही रेत है, रेगिस्तानी जगह है, वहाँ पर लोग कैमल कार्ट क्यों यूज़ करते हैं। सो इसका आंसर भी हो जाएगा यही। देखिए, आप देख पाएंगे कि जो जहाँ पर रेत नहीं है वहाँ वहाँ पर अक्सर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कार, ट्रक और मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब यूज़ करते हैं। लेकिन राजस्थान में डिफरेंट है, वहाँ पर चारों तरफ रेत है। यदि रेत में ये सब चलाएंगे तो जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रेत में धंस जाएंगी। बट कैमल कार्ट की एक अच्छी खूबसूरती जो है ये है कि जो कैमल कार्ट में जो कैमल होता है वो जो है डेजर्ट में बड़ी आसानी से चल पाता है, क्योंकि उसके जो पैर जो होते हैं वो बिल्कुल गद्देदार से होते हैं नीचे से, और बड़े बड़े होते हैं, फैल जाते हैं रेत में। बट हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा, ये होगा कि देयर इज सैंड ऑल अराउंड इन डेजर्ट, इट गेट्स वेरी हॉट इन अ डे, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू वॉक ऑन सैंड, बट कैमल कैन वॉक ईजिली इन द डेजर्ट। तो हम इसका ये आंसर लिखेंगे कि जो है डेजर्ट में चारों तरफ रेत होता है और वो दिन में बहुत गर्म हो जाता है, और हम लोग जो है रेत पर नहीं चल पाएंगे, बट कैमल जो है आसानी से रेतीली जगह से भी जा पाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट नेम ऑफ एनी टू इंसेक्ट्स दैट लीव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज। मीन्स कि दो तीन इंसेक्ट्स के नाम लिखने हैं हमने जो कि ग्रुप बनाकर रहते हैं, और जिस तरीके से हनी बीज रहती हैं, जो मधुमक्खियाँ ग्रुप में रहती हैं, इसी तरीके से और जो इंसेक्ट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। सो फर्स्ट इज वास्प। वास्प जो है, इसको हम भरैया भी बोलते हैं, भर, और पंजाबी में परिंड बोलते हैं, तो उसको वास्प बोलते हैं। और एक है टर्माइट्स। टर्माइट्स मीन्स दीमक, जो आप लोगों ने घर पर में देखा होगा कि जो लकड़ी में लग जाता है दीमक, उसको टर्माइट्स बोलते हैं। और एक और है हमारे घर में, जो आपने घर में कहीं भी दीवार पर आसपास जो है चींटियाँ देखी होंगी, तो चींटियाँ भी ग्रुप में रहना पसंद करती है। तो ये तीनों हम यहाँ पर लिख देंगे। तो नेक्स्ट इज, मार्क द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया। हमने स्टेटमेंट दी गई है, इनको हमने जो है मैप में जो है मार्क करना है कि क्या क्या स्टेटमेंट। स्टेट इन विच ओमाना लिव्ड। जो ओमाना थी वो कौन से स्टेट में रहती थी, तो हमने पढ़ा ही है लेसन ओमना के बारे में। वो अपनी जो ट्रैवलिंग है कौन से स्टेट से शुरू करती है और लास्ट में कहाँ जाकर वो पहुंचती है, किस स्टेट में जाती है, कहाँ उसकी नानी रहती है, वो सब हमने पढ़ा था। तो वो हमने ये जो स्टेट है उसके बारे में
मार्क करना है। सेकेंड इज स्टेट इन विच बैम्बू ब्रिज यूज। बैम्बू ब्रिज कहाँ यूज किए जाते हैं, मैप में हमने उसको ढूंढना है। स्टेट इन विच अमृता लिव, कौन से स्टेट में अमृता जो रहती थी उसके बारे में लिखना है। अ स्मॉल स्टेट विच ओमना सो अ ग्रीन एंड फुल ऑफ रिवर्स लेक्स एंड बीचेस। तो ओमना ने ये सब चीज़ें कहाँ देखी थी, कौन से स्टेट में देखी थी। ग्रीन, ग्रीन और ग्रीनरी, ग्रीनरी मतलब हरियाली चारों तरफ थी, और कई सारी नदियाँ थी, झीलें थी और बीचेस थी। तो ऐसा स्टेट जिसमें ये सारी खूबसूरतियाँ हैं, द नेम ऑफ द स्टेट इज़ केरला। तो हमने केरला को ढूंढना है मैप में। और अमृता कहाँ रहती थी, अमृता राजस्थान में रहती थी, तो ये भी हमने ढूंढना है। और ओमना जो चली थी ट्रेन में, जो सफ़र शुरू किया था, तो वो था गुजरात। और बैम्बू ब्रिज पाए जाते हैं आसाम में। अब हम इन सबको मैप में ढूंढते हैं। ओमना लिव्ड इन, ओमना जो थी वो यहाँ रहती थी गुजरात में। देन आफ्टर बैम्बू ब्रिज पाए जाते हैं यहाँ पर, बैम्बू ब्रिज इस स्टेट में पाए जाते हैं। द नेम ऑफ द स्टेट इज़ आसाम। नाउ नेक्स्ट इज अमृता जो है, जो अमृता बिश्नोई भी नाम से भी जाना जाता है, अमृता को अमृता बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। तो वो जो है राजस्थान से थी, तो थर्ड स्टेट इज़ राजस्थान, हम इसको मार्क कर देंगे। आप मार्क करने के लिए कलर का प्रयोग भी कर सकते हैं, यू कैन यूज़ क्रेयॉन कलर्स। बीचेस, लेक एंड रिवर कहाँ पाई जाती हैं, जो ओमना ने देखी थी वो थी केरला। तो केरला जो है सदर्न इंडिया में ही जो है बिल्कुल लास्ट में पाया जाता है, तो इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारा पेपर सॉल्व कर लिया है बच्चों। आई होप कि आप सभी को ये पेपर देखकर सॉल्यूशन दे जानकर अच्छा लगा होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार है, इफ़ यू आर वाचिंग द चैनल, यू आर watching channel for first time, so please do subscribe and share as much as possible with your friends, and put a comment also. So now we will meet in the next video. Till then, take care, bye bye, have a wonderful day.